नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग यूजीसी नेट के लिए आपकी वन शॉट वन टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनसे ही रिलेट करके, जिससे कि आप बहुत लेंदी क्लास नहीं रहेगी, आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा इसको कैसे करना है। जैसे ही आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि यहाँ से ये चीज़ आई थी। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग आज लेके आए हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। आपको पता है कि ये हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आयोग है। यहीं से सारे रूल रेगुलेशन आपके बनते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन के। तो ये जितने भी पीएचडी एडमिशन में आपके एग्ज़ाम होते हैं, इसके अलावा आपके जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एनटीए, ठीक है, उसके द्वारा। इसके बाद यूजीसी के भी और भी जो एग्ज़ाम है आपके अलग अलग स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाई जाएंगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संगठन है। सबसे पहले तो यहीं पे 3 क्वेश्चन आपके हो गए। एक तो भारत सरकार की कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और कैसा है? वैधानिक संगठन है। ठीक है, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको डेट भी ये याद रखनी है, क्योंकि जैसे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विश्वविद्यालय में और इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को निष्पादित करने के उद्देश्य से, मतलब जो भी हायर एजुकेशन का सिस्टम है यूनिवर्सिटी में, जो भी रूल होते हैं, कैसी पढ़ाई होनी है, कैसे टीचर रखने हैं, सारी चीज़ों का कह सकते हैं लेखा जोखा कौन रखता है? यूजीसी आपका रखता है। ठीक है, इसे पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उन उपायों पर सलाह भी देता है जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक है। मतलब ये सलाह भी देता है, सजेशन भी देता है कि इस प्रकार से चीज़ें करी जाएं तो ज़्यादा सही रहेंगी। ठीक है, यूजीसी के कार्यालय, ये भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में भी ये कहाँ कहाँ पे? 3 जगह पे स्थित है। जैसे नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग में, ठीक है, इसके बाद फिरोज शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर, इसको साउथ कैंपस बोलते हैं। तो मेन क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि यूजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप सीधा सिंपल सा आंसर देंगे कि दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी करेंट के यूजीसी के चेयरमैन कौन है? तो प्रोफेसर जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इनकी तरफ से, मतलब चेयरमैन की तरफ से यूजीसी से रिलेट करके क्या संदेश दिए जाते हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी की स्थापना की गई थी। अब यूजीसी उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। मतलब हायर एजुकेशन का मतलब है कि आप यूजीसी की सारी चीज़ों को जानते हो। आपने अगर नेट की तैयारी करनी है, ठीक है, या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, प्रोफेसर की तैयारी करनी है, तो आपको यूजीसी के बारे में तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, इसके बाद क्या अधिदेश है इसमें, वो हम लोग देख लेते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना। इसके बाद विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करना, शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम बनाना, कॉलेजिएट और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास की निगरानी करना, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान समर्थित करना, मतलब जो फंडिंग्स वगैरह होती है वो भी जरूरत पड़ने पर अनुदान उनको देना। ठीक है, संघ और राज्य सरकारों, उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना है। जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन पे एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है यूजीसी। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना। ठीक है, उच्च शिक्षा में धन आवंटित करने और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के दौरान यूजीसी संस्थाओं की शैक्षणिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
साथ ही संस्थानों से जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होने की अपेक्षा करती है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी चीज़ होती है तो पहले तो उनकी सेफ्टी और सुरक्षा पे काफ़ी ध्यान देती है। ठीक है, साथ ही अगर कोई चीज़ होती है तो जवाबदेही किनकी होगी, जो भी आपके संस्थान है उनकी जवाबदेही होगी। हम अगली पीढ़ी की नई प्रतिभाओं को पोषित करने और देश और दुनिया के लाभ के लिए ज्ञान का उत्पादन करने में अपने विश्वविद्यालयों की विश्व स्तरीय संस्थान बनने की आकांक्षा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूँ, आपके दृढ़ समर्थन की आशा करता हूँ। ये आपका जो मैसेज है वो किनकी तरफ से है, चेयरमैन जो यूजीसी के हैं उनकी तरफ से ये मैसेज है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद में पारित हुआ था। पात्र विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा आयोग केंद्र और राज्य सरकार को उन उपायों पर सलाह भी देता है जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये नई दिल्ली के साथ साथ अब इसके 6 और कह सकते हैं कि हेड क्वार्टर है। कहाँ कहाँ पे, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, पूछे जाते हैं कितने और हैं। बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित है। अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है यहाँ से। इसके बाद थोड़ी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे कैसे कब से इसका कह सकते हैं काम स्टार्ट हुआ, कब से बात की गई कि एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया जाएगा। तो सबसे पहले 1945 में दिल्ली यहाँ पे बनारस है, ये बनारस। ठीक है, यहाँ भी आप लोग सही कर रहे हैं। तो 1945 में क्या हुआ था, दिल्ली, बनारस, अलीगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कामकाज संभालने के लिए पहली बार यूजीसी का गठन किया गया था। जो आपके जब ब्रिटिश टाइम पे आपको पता है कि दिल्ली, बनारस और अलीगढ़ के जो विश्वविद्यालय थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनको संभालने के लिए इसका गठन किया गया था। फिर 1947 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जिम्मेदारियों का विस्तार हो गया। ठीक है, पहले केवल 3 जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी थी उनके लिए हुआ था, फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होता रहा। फिर 1949 में यूनाइटेड किंगडम के समकक्ष यूजीसी के पुनः निर्माण के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद 1952 में क्या हुआ, सरकार ने अंततः निर्णय लिया कि यूजीसी उच्च शिक्षा संगठनों और विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले सभी दान को संभालेगा। फिर यहाँ पे काफी बड़ा एक पड़ाव आया कि इसको पूरी एक कुल जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है, इसके बाद 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा आयोजित उद्घाटन के दौरान अस्तित्व में आया। ठीक है, फिर 1956 में तो यह अस्तित्व में यहाँ पे आया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम बन के तैयार हो गया, लागू करने पर एक वैधानिक संस्थान के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, तो ये आपकी हिस्ट्री है। अगर कहीं मेन है कि आप क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या चीज़ पूछी जा रही है। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपका यहाँ से आता है। ठीक है, इसके बाद 1994-95 यूजीसी ने 6 प्रांतीय मुख्यालय स्थापित करके अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण किया। जो अभी हम 6 संस्थान पढ़ चुके हैं ऊपर, तो उनका विकेंद्रीकरण इसके द्वारा किया गया। फिर 2015 भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क स्थापित किया, जिसने 2016 तक सभी शैक्षणिक विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी। फिर आपको पता है 2015 में जिसको बोलते हैं NIRF, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि इस रैंकिंग के हिसाब से कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी टॉप पे है। ठीक है, टॉप 10 आपको याद होने चाहिए। नहीं तो हम लोग जो अपनी सीरीज कर रहे हैं वन शॉट वन टॉपिक, इसमें भी मैं अलग से NIRF का चीज़ें आपको बता देंगी, कौन से टॉप कॉलेज है, कौन से टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये 2015 में ये चीज़ की गई। इसके बाद 2022 M जगदीश कुमार को यूजीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये अभी करंट का भी क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री में इसलिए है क्योंकि 2023 चल रही है अभी, लेकिन हाल फिलहाल में यही आपके चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं डायरेक्ट। ई गवर्नेंस का पूरा कैसा सिस्टम है, कौन कौन से पोर्टल हैं यूजीसी के अंदर जो काम करते हैं। ऑटोनोमस पोर्टल है आपका, यूजीसी ई रिसोर्स है। ठीक है, CU चयन अभी ये नया बनाया गया है। इसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी भर्तियां होंगी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर,
तो आपको अलग से कहीं पे अप्लाई नहीं करना है, आप इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके उत्साह पोर्टल है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल, ई समाधान पोर्टल, यहाँ पे आपकी कोई भी समस्या है तो उससे आप अवगत हो सकते हैं। इसका सक्षम पोर्टल है आपका यूजीसी नेट ऑनलाइन सेंटर यूनिवर्सिटी पोर्टल, डीम टू बी यूनिवर्सिटी वेब पोर्टल, इसके बाद ई पेमेंट डिटेल PFMS DBT यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल। ये सारी यूजीसी के पोर्टल हैं, आपको ये अलग से अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर हमारी ये सीरीज चलती रही, आपको पसंद आई, अगर आप ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करते हैं कि ये सीरीज चलाई जाए, तो हम लोग इसको भी एक एक करके अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपकी सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं तो पता नहीं चल पाता आप कौन सी चीज़ चाहते हैं कंटिन्यू करना, कौन सी चाहते हैं नहीं। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर पोर्टल, वेब पोर्टल फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप लेजेसी केसेस, यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, इसके बाद एनटीए जिससे आप सभी अवगत हैं, जो लोग दिसंबर तैयारी कर रहे हैं, एनटीए तो सबको पता होता है। ठीक है, स्वयं है आपका, केयर है जहाँ पे आप लोग अपने रिसर्च पेपर पब्लिश वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और है आपका नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी जिसको नेट बोलते हैं। तो ये सारे आपके क्या है, यूजीसी के ई गवर्नेंस सिस्टम है जो यूजीसी के अंदर काम करते हैं। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मूल प्रवाह 2.0 ये चलाया गया था। इसके बाद आपका नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये सब की इनिशिएटिव है जो यहाँ पे चलाए गए हैं। इसके बाद है आपका गाइडेंस फॉर प्रमोशन ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट, स्टूडेंट हेल्थ वेलफेयर और साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग एट हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर गाइडेंस फॉर ट्रेनिंग ओरिएंटेड फैकल्टी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके बाद आपका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके बाद फॉरकास्टिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी 2.0, गाइडेंस ऑफ इनोवेटिव pedagogical approaches, evaluation reforms, curriculum and credit framework for undergraduate program। इसके बाद है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशन। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के रेगुलेशन दिए गए। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है आपका, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस चलाई गई। पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है जो इंटरनेशनल से मतलब बाहर से पढ़ने आते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद एक्सेसिबिलिटी गाइडेंस स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन, कुछ स्टैंडर्ड वगैरह फिक्स किए गए हैं। इसके बाद आपका है इंडियन एंड फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफर ट्विनिंग प्रोग्राम, ये भी यूजीसी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम। इसके बाद वन नेशन वन एंट्रेंस जिसको CUET बोलते हैं, ये भी यूजीसी का एक इनिशिएटिव ही है। इसके बाद है आपका एस्टेब्लिश रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद एजुकेशन फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप इन हायर एजुकेशन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसके बाद है मल्टी एंट्री एंड एग्जिस्ट इन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसके बाद है आपका गाइडेंस फॉर इंटरनेशनल ऑफ हायर एजुकेशन, इसके बाद एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च क्वालिटी। तो ये की इनिशिएटिव हैं जो यूजीसी के द्वारा चलाए गए हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट ही बताए हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, तो इसको अलग से भी इसी तरीके की सीरीज में करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे है, यहाँ से भी आपके जो यूजीसी का पेपर है, ठीक है, दिसंबर का जो होने वाला है या जून का जो हो चुका है, तो वहाँ पे पूछे जाते हैं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी कितनी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 56, स्टेट यूनिवर्सिटी 475, फिर डीम टू बी कितनी है 125 और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपकी 447। ठीक है, अब स्टूडेंट कॉर्नर मतलब कि उनकी फेलोशिप स्कॉलरशिप या स्टूडेंट की कुछ हेल्प
चाहिए हो, मतलब उनको कुछ ज़रूरत है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेलोशिप। तो यहाँ पे आपको जो JRF की फेलोशिप मिलती है वो है, इसके डॉक्टर एस राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, ठीक है। इसके सावित्री बाई ज्योतिर्बाई फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, मतलब जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनके लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो आपका जो JRF है उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 साल तक 31,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, रिसर्च वर्क के लिए। इसके बाद तीसरे साल में आप SRF में प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है, तब आपको 35,000 मिलने लगेंगे, ठीक है। इसके जो ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के हैं उनके लिए अलग से ये दिया गया 10,000 और 20,500 रुपये SRF के लिए और 10,000 JRF के लिए, ठीक है। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए 12,000, 25,000 JRF SRF इस प्रकार से दिए गए। तो ये स्कॉलरशिप है जो यूजीसी की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर एस राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप है जिसमें आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलता है, ठीक है। पोस्ट डॉक्टरेट मतलब जो लोग PhD कर चुके हैं उसके बाद कोई पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये दी गई है। इसके बाद यहाँ पे अलग से भी ये कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया ओनली ओल्ड केसेस आर बीइंग सेटल्ड, मतलब जो लोग शायद कर चुके हैं या कर रहे नहीं, जो लोग कर चुके हैं PhD डिग्री, ओनली द अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड द PhD डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब जो लोग PhD डिग्री कर चुके हैं अभी तक उनका कहीं पे जॉब नहीं हुआ है, अनएम्प्लॉयड है, तो उनके लिए ये स्कीम चलाई जाती है, ठीक है। तो कितने साल? 3 साल तक के लिए होती है। इसके बाद है सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो इसमें आपको JRF में मिलते हैं 31,000 और SRF जब आप प्रमोट हो जाते हैं तब 35,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और ये अलग से दिए जाते हैं सोशल, जो आपके ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, इसके अलावा साइंस और सोशल साइंस के लिए अलग से, ठीक है। तो लेकिन ये केवल उनके लिए है जो अपने मतलब घर में अकेली लड़की है या अकेली बच्ची है, उसके लिए ये स्कीम चलाई गई है, ठीक है। तो अभी हम लोग फेलोशिप की बात कर ली जिसमें हम लोग 3 के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है यूजीसी की तरफ से। तो आप यहाँ देख सकते हैं PG स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, तो यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है उसके लिए स्कॉलरशिप है। इसके बाद PG स्कॉलरशिप फॉर GATE GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर परस्यूइंग MTech ME या फिर MPharm, ठीक है। PG स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्स फॉर SC ST कैंडिडेट। इसके बाद PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है, ये स्कॉलरशिप है। इसके बाद है ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, तो उनके लिए कौन सी है? ईशान उदय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जितना भी इंक्लूड किया है सारा ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आपने 1-2 एग्जाम दिए तो आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दिया कहाँ पे कितने रुपए मिलते हैं आपके देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ पोर्टल हैं कि बच्चों की मदद के लिए या इसके लिए बनाए गए, जैसे आपका स्वयं है जो अभी हम लोग ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। फेक यूनिवर्सिटी अलर्ट आपको दिए जाते हैं जिससे आप सावधान रहें, ठीक है। हेल्पलाइन मतलब कैसी भी आपको मदद चाहिए तो यहाँ पे उसके लिए सारे पोर्टल और वेबसाइट दी गई है, आप लोग वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करके आराम से अपनी जो भी समस्या है उसको निपटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई है मार्च 2023 में जो अपडेट हुई है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में है, दिल्ली है, आपका कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, इसके बाद उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो ये यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो यूजीसी वाला पार्ट है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी इसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं ये सीरीज चलती रहे और आपको पसंद आती है, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई पॉइंट आपको अलग से डिस्कस किया जाए जिससे कि और आपकी इन डेप्थ नॉलेज हो,
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ सुझाव देना है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि हम लोग अपनी ये वन टॉपिक वन शॉट सीरीज कंटिन्यू करते रहें। और HN अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी प्यार और सहयोग देते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये सीरीज आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो हम लोग फिर उसी प्रकार से ये सीरीज लाते रहें। और HN अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए HN अध्ययन के साथ। धन्यवाद।